Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Now we are going to see a new disease condition of medical surgical, that is diabetes mellitus. तो डायबिटीज mellitus आपने सुना ही होगा। डायबिटीज को हम मधुमेह भी बोलते हैं हिंदी में, और शुगर भी बोलते हैं कि जिनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या जिनको शुगर हो जाती है उनको हम डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो डायबिटीज mellitus में एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे अंदर शुगर जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमें मिलती है, राइट, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो जब शुगर हमारे अंदर एक्सेस फॉर्म में हो जाती है, दैट इज नोन एज अ डिजीज डायबिटीज mellitus। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले डिजीज कंडीशन को समझने से पहले वी हैव टू नो कि व्हाट organs which is responsible to prevent diabetes mellitus, right। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें नॉर्मल रखते हैं और उन ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वी आर गेटिंग डायबिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले पैनक्रियाज आपने सुना होगा। इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपकी जस्ट लिवर के पास होता है, एब्डोमेन के कह सकते हो एडजेसेंट में होता है ना, एब्डोमेन के पास, लिवर के पास होता है। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। सो इस स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनते हैं। ओके, इस पैनक्रियाज में एक तरह की ग्लैंड है, इस ग्लैंड में कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनते हैं। वो हॉर्मोन जो कि हमारे शुगर लेवल को, हमारे ग्लूकोज लेवल को हमारे अंदर नॉर्मल रखते हैं। अगर उन हॉर्मोन्स में कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। तो पैनक्रियाज जो कि मैंने एक ये रफ स्ट्रक्चर बनाया, आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है। इसका ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जो कि मैंने यहाँ पे शो किया है, इट इज कॉल्ड टेल ऑफ द पैनक्रियाज, राइट। तो ये टेल ऑफ द पैनक्रियाज इज हैविंग मिलियंस ऑफ द आइलेट ऑफ लिंगरहैंस सेल्स। ठीक है, ये देखिए आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस, ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इन सेल्स के अंदर और भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाते हैं जिनको हम इंसुलिन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है या तो कम बनता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस एक आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस को मैंने निकाला और जूम किया। ठीक है, जूम करने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर दिखा, अलग अलग तरह के सेल्स दिखे। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे कौन कौन से सेल्स दिखे ये मैं आपको बताती हूँ। एक हमको दिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेल अल्फा सेल, एक हमें दिखेगा बी फॉर बीटा सेल, एक हमें दिखेगा डेल्टा सेल, और एक एफ सेल्स जिनका अभी यहाँ पे यूज नहीं है, तो इनको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पे फालतू एक्स्ट्रा हम नहीं इंक्लूड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो बी सेल्स हैं, बीटा सेल्स, ये आपको कहाँ दिख रहे होंगे, ये आपको बीच में दिख रहे होंगे। सो आपको कैसे याद रखना है, बी सेल्स यानी बीटा सेल्स। ठीक है, यानी ब्यूटीफुल सेल्स। तो ब्यूटीफुल तो लड़कियां होती हैं, तो वो सेल्स जो लाइक बहुत ब्यूटीफुल हैं वो अपने आप को बीच में सिक्योर रखते हैं। ठीक है, ए मीन्स अल्फा सेल्स, तो अल्फा आपको पता होगा, अल्फा मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अल्फा सेल्स एज अ बॉडी गार्ड ब्यूटीफुल सेल्स को यानी बीटा सेल्स को सराउंड करके रखे हुए हैं। मतलब बीटा सेल्स बीच में सेफली बैठी हुई हैं और अल्फा सेल्स उनके सराउंड में बैठे हुए हैं कि हमारे बीटा सेल्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो रखा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज डेल्टा सेल, दैट इज डी सेल। सो ये डेल्टा सेल्स जो होते हैं, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डॉग, तो डॉग इज ऑलवेज एवरीवेयर, राइट, डॉग तो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो डी सेल्स आपको यहाँ पे ऐसे स्प्रेड हुए हुए मिलेंगे, कहीं पर भी ये डी सेल्स आपको मिल सकते हैं। पूरे आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस में डी सेल्स आपको बीच में भी मिल सकते हैं, साइड्स में भी मिल सकते हैं, है ना, कहीं पर भी डी सेल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स का अरेंजमेंट। अल्फा सेल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सराउंडिंग्स में है, किनके सराउंडिंग्स में है, जो ब्यूटीफुल सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो बीच में है, उनके सराउंडिंग में अल्फा सेल्स है, और डी सेल्स यानी डेल्टा सेल्स जो डॉग की तरह काम कर रहे हैं वो हर जगह है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब मैं इन तीनों का फंक्शन बता देती हूँ। एक और चीज,
आपको ये वाला भी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि पता नहीं क्या बना के बैठी है ये है ब्लड सप्लाई, जो कि डायरेक्ट बीटा सेल्स के अंदर गई है। ओके, इसका पर्पस मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं आपको ये ब्लड सप्लाई के बारे में क्यों बता रही हूँ। ये जो ब्लड सप्लाई आपको दिख रही है ये डायरेक्ट बीटा सेल से कांटेक्ट कर रही है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कर रही है। जब भी आपके अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल आ जाता है ना, शुगर ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो मान लो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लू ब्लू से मान लो ये शुगर है, ठीक है। अब ये शुगर ब्लड के अंदर जब मूव कर रही है तो ये जो ब्लड सप्लाई बीटा सेल्स के अंदर जा रही है, तो शुगर लेवल बीटा सेल्स के अंदर भी जाएगा। तो बीटा सेल्स उस शुगर लेवल को देख करके कि ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ये एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। और इंसुलिन क्या करेगा कि इन ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर देगा। कैसे मैनेज करेगा वो हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो इसीलिए बीटा सेल्स के पास मैंने आपको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई का बताया है कि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई बीटा सेल्स के पास जा रही है। जैसे ही ब्लड सप्लाई के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज मिलता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज मिलता है, वैसे ही हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकालना शुरू कर देते हैं। जब ये इंसुलिन हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देंगे तो इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ देख लो, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन बाहर आ गया। अब इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ पे ही बता देती हूँ। इंसुलिन हमारे सेल्स के अंदर, आप जानते हो कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, है ना, बहुत सारे सेल्स के अंदर चैनल्स होते हैं। तो ये ग्लूकोज चैनल ओपन कर देगा, इंसुलिन हार्मोन, सही से सुनिएगा, ग्लूकोज चैनल ओपन कर देगा। जब इंसुलिन ग्लूकोज चैनल ओपन कर देगा तो जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सारा कहाँ चला जाएगा, ये ब्लू वाला ग्लूकोज है वो सारा हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा और सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेंगे, यानी कि यूज कर लेंगे, और ग्लूकोज हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से इंसुलिन काम करता है, समझ गए। ये तो हो गया बीटा सेल का काम। अब आपको बताती हूँ कि अल्फा सेल्स क्या करते हैं। तो देखिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सकता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज्यादा कम हो गया, मोर देन नॉर्मल, है ना, ये सॉरी लेस देन नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल से कम हो गया। तो अब ग्लूकोज को कौन मैनेज करेगा, ठीक है। तो अल्फा सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लूकोगॉन नाम का एक हार्मोन निकालते हैं जो कि ग्लूकोज का काम करता है, समझ गए। तो जैसे ही अल्फा सेल्स को पता चलता है, अब देखो बीटा सेल्स तो तभी एक्टिव होंगे जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ ही नहीं रहा है तो बीटा सेल्स अपना बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है। अल्फा सेल्स ने देखा, अरे इसके अंदर तो ग्लूकोज है ही नहीं, बहुत कम ग्लूकोज लेवल है। तो ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोगॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो ग्लूकोज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट है आपका डेल्टा सेल, जिसको हमने डॉग बोल दिया था। डेल्टा सेल क्या करता है कि ये भी एक तरह को हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बोलते हैं। सोमैटोस्टैटिन, देखो सोमैटो मीन्स सुला देना, ठीक है। तो किसको सुला रहा है, ये सुला रहा है, यानी कि ये सोने के लिए बोल रहा है, किसको, या तो इंसुलिन को या तो ग्लूकागॉन को। मतलब कभी कदार ऐसा होता है कि बीटा सेल्स लाइक ढेर सारा इंसुलिन निकाल चुके हैं और अब इंसुलिन का काम नहीं है, मतलब जितना ग्लूकोज लेवल मैनेज होना था हो गया। अब अगर इंसुलिन रिलीज होता रहेगा या इंसुलिन ब्लड में रहेगा तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम कर देगा। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है कि इंसुलिन के जो फंक्शन को वो सप्रेस कर देता है, इंसुलिन के जो एक्शन को उसको डिक्रीज करता है। उसी तरह से ये ग्लूकागॉन के एक्शन को भी डिक्रीज करता है। मतलब ये कॉमन फंक्शन करता है दोनों हार्मोन के लिए। अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम यहाँ पे कर रहा है तो उसके एक्स्ट्रा काम को ये सप्रेस कर देगा, समझ गए। तो डॉग्स आर एवरीवेयर, इसलिए डी यानी कि डेल्टा सेल्स सबके पास होते हैं कि अगर इस अल्फा ने एक्स्ट्रा ग्लूकागॉन निकाल दिया और जरूरत नहीं है तो ये डेल्टा सेल्स ग्लूकागॉन को डिक्रीज कर देंगे। और यहीं पे अगर बीटा सेल्स ने ज्यादा इंसुलिन निकाल दिया तो यही डेल्टा सेल बीटा सेल के पास वाले वो बीटा सेल्स को डिक्रीज कर देंगे और उसके हार्मोन रिलीज करने को भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से मैनेज होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन निकालता है जो कि ग्लूकोज की कमी को पूरा करते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन निकालता है जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम करते हैं। सोमैटोस्टैटिन
जो है डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकालता है, जो कि एक्स्ट्रा इंसुलिन या एक्स्ट्रा ग्लूकोगॉन दोनों को मैनेज करके चलता है। तो ये था आपका पैनक्रियास का फंक्शन। नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है या ग्लैंड है, कह सकते हो लिवर। तो ये लिवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, और ये क्या करती है कि ये मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर फूड का जब ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। सिंपल लैंग्वेज में सुन लो, फूड के ब्रेकडाउन में हमारा लीवर हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम निकाल के, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं बाइल जूस निकाल के, ठीक है। इस तरह से ये ब्रेकडाउन ऑफ द फूड में और ग्लूकोज को लाइक कह सकते हैं कि बनाने में हेल्प करता है। कह सकते हैं ग्लूकोज बनाने में नहीं, जो भी ग्लूकोज है निकला हुआ है उसको यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाता है तो लीवर क्या करता है कि उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा देता है। लाइक ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल देता है और स्टोर करा देता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज इस तरह से लीवर में स्टोर हो जाता है, लीवर के थ्रू स्टोर हो जाता है। और जब हमारी बॉडी को फूड, मान लीजिए मुझे 1 o'clock में खाना था और मुझे 5 o'clock तक मेरा लंच नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो अब 1 से लेके 5 तक की जो एनर्जी है वो कौन मैनेज करेगा? मैंने तो फूड नहीं लिया अंदर, वो मैनेज करेगा हमारा लीवर। तो जो उसने ग्लूकोज स्टोर कराया था वही ग्लूकोज उस टाइम पे इतने घंटों में 1 से लेके 5 बजे तक का वो जो मुझे खाना नहीं मिला, तो उस टाइम पे वही ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर लीवर भी खराब हो जाता है, किसी वजह से लीवर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा ब्लड के अंदर और हमें डायबिटीज हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से को रिलेट कर रहे हैं सब एक दूसरे से। आप मेन इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, कौन सा ग्रीक वर्ड? सिफन। सिफन नाम का एक ग्रीक वर्ड से ये निकला हुआ है। सिफन मीन्स होता है टू पास थ्रू, ठीक है, निकल जाना, मतलब पास हो जाना, किसी चीज के अंदर से गुजरना, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। और जो मेलाइटिस वर्ड है, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज तो आप समझ गए ना, ये जो डायबिटिक वर्ड है ना, ये सिफन नाम से निकला है, और सिफन मीन्स होता है टू पास थ्रू, और मेलाइटिस मीन्स होता है हनीड, शहद, इसलिए तो इसे मधुमेह बोला गया है, ठीक है, हनीड या स्वीट। ओके, तो इसका मतलब होता है कि जो हनी है वो वो जो हमारी बॉडी में पास हो गया। अगर आप इसका लिंक बैठाओगे तो हनी जो है, यानी कि मिठास जो है, वो हमारी बॉडी में पास हो गई। इसका मीनिंग ये निकलता है, सिंपल, ठीक है। कहते नहीं है कि भाई शुगर हो गई, मीठा हो गया ना, तो वही है कि हनी हमारी बॉडी में पास हो गया, आ गया हमारी बॉडी में। ओके, तो ये एक तरह की क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक मीन्स होता है बहुत सीवियर डिजीज। सीवियर इसलिए होती है क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज हो गई तो आपकी इम्यूनिटी भी लेस हो जाएगी, आपकी आईसाइट भी वीक हो जाएगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो आपकी किडनी को भी हार्म करता है, आपके हार्ट को भी हार्म करता है, आपकी कह सकते हैं बॉडी को भी हार्म करता है, आपके ब्रेन को भी हार्म करता है, आपकी आईज को भी हार्म करता है। देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज बना सकता है आराम से। लाइक डायबिटीज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको बहुत सारी डिजीज दे सकता है इसलिए, ठीक है। इसलिए इसे क्रोनिक बोला गया है। क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है, वो हम आगे देख लेंगे सिम्टम्स में, ठीक है। सो ये एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि किसके अंडर में आ रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आ रहा है। एंडोक्राइन मीन्स होता है कि हार्मोन से रिलेटेड, हार्मोनल सिस्टम। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, इंसुलिन डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। तो अब आइलेट ऑफ लैंगरहांस क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारे सिर्फ पैनक्रियाज में मिलते हैं। पैनक्रियाज में ये मिलते हैं और इनके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा मेन हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं। इंसुलिन क्या है? ये एक तरह का हार्मोन है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है और पैनक्रियाज में बनता है, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन भी बता चुकी हूँ कि एक तरह का हार्मोन है जो कि अल्फा सेल्स से बनता है और ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकोज अगर कम हो गया तो ये रिलीज हो जाएगा। सोमैटोस्टैटिन क्या है कि ये एक्स्ट्रा इफेक्ट
चाहे वो इंसुलिन को हो चाहे वो ग्लूकागॉन का हो, दोनों का मैनेज करके चलता है। ना ही ये इंसुलिन को ज्यादा लाइक नॉर्मल से ज्यादा या एक्स्ट्रा रिलीज होने देता है और ना ही ये ग्लूकागॉन को एक्स्ट्रा रिलीज होने देता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों से प्रिवेंट करता है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स होता है डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल और हाइपरग्लाइसीमिया होता है इंक्रीज एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ये दोनों को प्रिवेंट करके चलता है। ग्लूकोज क्या है? ये एक तरह की शुगर है जो कि हमारी बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है। हमारी बॉडी ग्लूकोज को एज एन एनर्जी यूटिलाइज करती है, तब हम पूरा काम कर सकते हैं। लाइक हमारे पूरी बॉडी को ग्लूकोज की नीड पड़ती है ताकि हमारे सेल्स जो है अच्छे से काम कर सके। भाई अगर हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएंगे। लीवर क्या है? लीवर एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के, जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मैनेज करके चलती है, ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर करके चलती है। ठीक है, उस ग्लूकोज का फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ और लीवर का भी। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि डायबिटीज मेलाइटस ये एक तरह की क्रोनिक कंडीशन है। क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कि क्यों हो रही है, इसका कैरेक्टर कैसा है, लाइक ये है कैसी, ये क्या कर रही है? रेज द ब्लड शुगर लेवल इनटू दी बॉडी। ठीक है, बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर लेवल को एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है हमारी WHO के अकॉर्डिंग। तो WHO क्या बोलता है कि डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है यूटिलाइज कराना, मिक्स अप करना, यूटिलाइज करना, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कह सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू हैव ईट या ड्रिंक इनटू द एनर्जी। ठीक है, तो जो भी आपने खाया है, जो भी आपने पिया है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे, लाइक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, ग्लूकोज तो मार भर भर के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो हमारा लीवर करता है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लीवर अगर फेल हो गया तो वो आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाएगा और बाद में यूटिलाइज नहीं करा पाएगा। तो जब कोई चीज किसी चीज को स्टोर नहीं करेगी तो वो चीज एक्स्ट्रा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब लीवर भी इसमें इन्वॉल्व है। लीवर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं कर, लीवर मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लीवर इसका मतलब डैमेज हो गया है या लीवर डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि आपका ग्लूकोज जो है वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मल्टीपल इटियोलॉजी के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, लाइक इसका जो कॉज है वो एक नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हो कि डायबिटीज मेलाइटिस आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है। हर 4 में से 1 पर्सन को आपको डायबिटीज मिल जाएगा, मतलब 1:4 का अकॉर्डिंग चल रहा है ये सब, कि रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि हर 4 पर्सन में से आप देखोगे कि उनमें से एक को डायबिटिक होगा वो पर्सन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि हम कॉजेज में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो रहा है और रिजल्ट क्या निकल रहा है कि इंसुलिन पे असर आ रहा है कहीं ना कहीं, और इंसुलिन उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है, शुगर को मैनेज नहीं कर पा रहा है और डायबिटीज हो जा रही है। तो इंसुलिन काम कैसे करता है जरा देख लेते हैं। देखो, इंसुलिन जैसे ही बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करते हैं, इंसुलिन जो है सेल के अंदर ग्लूकोज चैनल खोल देता है। देखो, सेल के अंदर क्या कर रहा है, ग्लूकोज चैनल खोल रहा है। ग्लूकोज चैनल जैसे ही खोलता है तो सारा ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और सेल उसे यूटिलाइज कर लेता है। अब हमारी जो मसल्स हैं, जो कि आपके हाथों पे आपकी जो ये मसल्स हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इंसुलिन इन्हीं के तो क्या खोल रहा है, ग्लूकोज चैनल खोल रहा है और इनके अंदर ग्लूकोज आ जा रहा है एज एन एनर्जी, और ये मसल्स आपके काम कर रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट डेफिनेशन एक और देख लेते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑलरेडी आई हैव टेल यू कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस मच इंसुलिन, और यू कैन से दैट कि बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, मच इंसुलिन। यह हो सकता है कि कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है या एब्सेंस ऑफ द इंसुलिन हो रहा है। जब इंसुलिन हार्मोन ही नहीं होगा तो हमारे जो सेल्स होंगे उनके ग्लूकोज चैनल कौन खोलेगा? ग्लूकोज चैनल नहीं खोलेगा तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और वो ब्लड के अंदर भरता चला जाएगा, जिसको हम बाद में डायबिटीज
कह देंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। 3 तरह के डायबिटीज हैं। एक है आपका टाइप 1, सेकेंड है आपका टाइप 2 एंड थर्ड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो टाइप 1 जो है आपका, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पैनक्रियाज आपका खराब हो जाता है, पैनक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता, तब आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स होता है कि इंसुलिन पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगता है, इसमें टैबलेट्स यूज की जाती हैं। इसमें इंसुलिन आपको दिया जाता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन इसमें बन नहीं रहा है। इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि पैनक्रियास, या तो पैनक्रियास कम इंसुलिन बना रहा है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं रहा है, बना रहा है, कम बना रहा है, या तो इंसुलिन जो बन रहा है वो नॉर्मल बन रहा है लेकिन वो सेल्स के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ये देखो इंसुलिन देखो प्रपोज कर रहा है, सेल्स नहीं ले रहे हैं। इसी तरह से इंसुलिन हो सकता है कि सेल्स के ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ये रीजंस हो सकते हैं टाइप 2 में। और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मीन्स होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को डायबिटीज हो गई और वो बाद में ठीक हो जाती है, ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देख लो यहाँ पे। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक करोगे यहाँ पे खुल जाएगा मेरा वीडियो। इसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा हुआ है, आपको मेरी एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो भी आप देख लो। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया टाइप 1 टाइप 2 में, तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। तो कॉजेज हम थर्ड वाला जो डायबिटीज मेलाइटिस है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एकदम अलग है। हम यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 जो है वो है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। कॉजेज में सबसे पहला है आपका अननोन, ठीक है। तो अभी रिसर्च के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट इसका कॉज नहीं पता चला है, लेकिन जितना भी पता चला है वो सिर्फ ये पता चला है कि हो सकता है कि पैनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस काम नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि बीटा सेल्स ही नहीं बन रहे हो। और जब बीटा सेल्स ही नहीं बनेंगे तो इंसुलिन कौन निकालेगा? ऑब्वियसली, राइट। इसके अलावा हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसा कि आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसे डिजीजेस चल रही हूँ, ट्रेंड में चल रही हूँ, जो कि डायरेक्ट आपके इंसुलिन को हार्म कर रही हूँ, जैसे तो इंसुलिन को कैसे हार्म कर सकती है? जब आपके पैनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक या अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, पैनक्रियाज कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी डिजीजेस की वजह से क्या हो सकता है कि पैनक्रियाज अपना काम नहीं कर पाएगा। जब वो अपना काम नहीं कर पाएगा तो इंसुलिन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि ये एक लौता सोर्स है, वन एंड ओनली सोर्स है इंसुलिन को रिलीज कराने के लिए। कॉजेज में टाइप 2 देख लो। सबसे पहले सेल रेजिस्टेंस। ये जो सेल है जो जिनका लॉक ये हमारा इंसुलिन खोलता है, और लॉक खोलने के बाद सारा ग्लूकोज ये सेल्स ले लेते हैं जितना भी इनको लेना होता है। हो सकता है कि सेल्स का ये लॉक ही ना खुल रहा हो सकता है कि जो ग्लूकोज चैनल्स हों सेल्स के ऊपर वो ओपन ना हो रहे हों, ठीक है। एक रीजन ये हो सकता है। इसके अलावा एक रीजन ये हो सकता है इनसफिशिएंट पैनक्रियाटिक एक्शन। हो सकता है कि ये जो पैनक्रियाज है वो कंप्लीट एक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? हो सकता है कि पैनक्रियाज जो है आपका, उसमें कोई इंजरी हो गई हो सकता है पैनक्रियाज के आसपास के जो सेल्स हैं, पैनक्रियाज के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन पैनक्रियाज में भी चला गया हो और पैनक्रियाज नॉर्मली फंक्शन ना कर पा रहा हो। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लो। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपका आता है आपके आसपास का माहौल। इसका मतलब है आपके आसपास का माहौल। हो सकता है कि आप बहुत लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हो, दिन भर बैठे रहते हो। अब जैसा कि लॉकडाउन हो रखा हुआ है तो हर किसी का वेट इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस घर में ही जो करना है। इसके अलावा आप कहाँ जाओगे? ऐसे आप फिजिकल एक्टिविटी में बाहर घूमने चले जाते थे, रोज अपनी जॉब करने के लिए जाते थे, चलते थे, ये सब नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ओवरवेट आप हो रहे हो, ठीक। आपका फैट बढ़ रहा है।
तो मैं आपको बता दूं कि फैट का और डिजीज का क्या रिलेशन है। जब फैट्स इंक्रीज हो जाता है तो वो आपके सेल्स को फंक्शन नहीं करने देता है। मान लीजिए यहाँ पे फैट इंक्रीज हो गया, तो ये फैट जो है आपके सेल्स को डीएक्टिवेट करके रखेगा। मतलब ये सेल्स लेजी हो जाएंगे और अपना काम टाइम पे नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे 10 ग्लूकोज चैनल खुलने थे, तो जिसमें से सिर्फ 3 ही ग्लूकोज चैनल खुल रहे हैं, बाकी 7 नहीं ओपन हो रहे हैं। तो जब ये 7 नहीं ओपन होंगे तो ये कम से कम ग्लूकोज लेगा, कम से कम ग्लूकोज लेगा तो ये कम से कम ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा, और बाकी ग्लूकोज आपका कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा। इस तरह से आपको शुगर बढ़ने के या डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा हो, एडजेसेंट इन्फेक्शन जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके आसपास के ऑर्गन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे ऑर्गन लंग्स के पास ही तो होते हैं। लंग्स, यहाँ पे लंग्स है, फिर उसके नीचे लीवर होता है, फिर लीवर के पास हमारा पैनक्रियाज होता है, ये लंग हो गया। इसके नीचे ये लीवर होता है, लीवर के पास हमारा पैनक्रियाज होता है। तो इन्फेक्शन हो सकता है कि एडजेसेंट इन्फेक्शन हो जाए, आसपास इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक सेल्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मीन्स होता है पेरेंट्स से चला गया चाइल्ड को। जैसे कि मेरे फादर को था तो मुझे डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे फादर के जीन वीक है। चलो मेरे फादर का मान लो ये एक जीन है, ठीक है, तो ये वीक है। तो ये वीक है तो इसको, जब इंसान वीक होता है तो उसको कोई भी डिजीज लग सकती है। तो अगर मेरा जीन वीक है, ठीक, तो मुझे डायबिटीज हो सकती है ना। वही जीन मेरे फादर से मेरे अंदर गया तो मुझे भी रिस्क हो गया डायबिटीज होने का। मान लो मेरे फादर को डायबिटीज है या उनके फादर को डायबिटीज थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके जो जीन थे वो थोड़ा सा वीक थे और वो हैंडल नहीं कर पाए। वही जीन मेरे फादर को गए, ठीक है, तो वीक वाली जीन ही तो फादर को जाएंगे, और वही जीन मेरे फादर से मेरे अंदर है। तो इस तरह से जेनेटिक हो जाता है ये फैक्टर। कोई भी डिजीज है अगर मेरे एंसेस्टर्स को हो रही है तो वही जीन तो पास हो रहे हैं ना, है ना, नए 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 जनरेशन में। तो न्यू जनरेशन में पास होने की वजह से ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ये फादर से बच्चों को भी हो सकता है या मदर से बच्चों को भी हो सकता है, ऐसे ये पास हो सकता है। ओवरवेट का जो भी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैट की वजह से क्या हो रहा है कि यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज चैनल भी नहीं ओपन हो पा रहे हैं। इसलिए तो ये इमेज मैंने डाली है, ये वाली इमेज मैंने आपको दिखाई थी ना, इसमें सेल्स जो हैं ये सेल्स ही नहीं लेना चाह रहे हैं ग्लूकोज को अपने अंदर, ठीक। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल्स के जो चैनल है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले जियोग्राफिकल एरिया। जैसे एरिया वाइज कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेरे घर के आसपास कोविड ज्यादा फैल गया हो, है ना। चलो वो तो एक तरह की कह सकते हैं कि डिजीज है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फैल रही है, छोड़ दो। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा मिल रही है। वो इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें तो यूरोपियंस को ज्यादा कह सकते हैं कि ये होता है, रिस्क होता है डायबिटीज होने का। रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि यूरोपियंस जो होते हैं उनको हाई रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने का। तो हो सकता है कि यूरोपियंस ज्यादा फैटी चीजें खाते हों, ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हों, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हों, तो इस वजह से हो सकता है कि उनको डायबिटीज टाइप 2 कह रही हूँ, टाइप 1, उनको हो सकता है कि डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैंसर वगैरह, मेलिग्नेंट हो या तो बिनाइन हो, कोई भी तरह का कैंसर हो, तो हमारा पैनक्रियास जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। वेट गेन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनएक्टिविटी मीन्स होता है कि आप लेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप घर बैठे नहीं कर सकते, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक आ जाएगा कि अगर फादर को है तो चिल्ड्रन को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेस में है कि एक पर्टिकुलर रेस, यानी कि जैसे कि अफ्रीकन्स को हो सकता है, अमेरिकन को हो सकता है, रेस डिपेंड करता है। एक तरह के लोगों, दिखने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च की गई है। जैसे अमेरिकन के ऊपर रिसर्च किया गया था, तो अमेरिकन में पता चला कि डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं और बहुत ज्यादा ये बाहर की चीजें खाते हैं, बर्गर वगैरह ईट करते हैं, जिसकी वजह से फैट भी बढ़ता है। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक तरह का, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, सिस्टिक मीन्स होता है गांठें, ठीक है, ओवेरियन मीन्स होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक। तो ओवरी के अंदर जब बहुत सारे गांठ पड़ जाती हैं, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, तो उस डिजीज को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इस डिजीज में जो इंसुलिन होता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर। इस डिजीज की वजह से क्या होता है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिसके ऊपर इंसुलिन अपना एक्शन करता है और उनके चैनल्स ओपन करता है, तो वो टारगेट सेल्स क्या होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका एज फैक्टर। तो एज देखो, एज फैक्टर्स में जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके ऑर्गन स्लो काम करने लगते हैं। तो अगर आपका पैनक्रियास स्लो वर्क करने लगेगा तो स्लो इंसुलिन रिलीज करेगा, स्लो इंसुलिन रिलीज करेगा तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कौन सी वाली, टाइप 2, क्योंकि इसमें इंसुलिन निकलना बंद नहीं हो रहा है, इंसुलिन रिलीज होना डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो इन पैथोफिजियोलॉजी, जैसा कि इटियोलॉजी की वजह से या रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, इंसुलिन जो है वो इनसफिशिएंट हो रहा है, या तो इंसुलिन का इफेक्ट इनसफिशिएंट हो रहा है, या तो आप इसमें एब्सेंट ऑफ इंसुलिन भी लिख सकते हो, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज लेवल था वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है सेल्स के अंदर। कौन से सेल्स के अंदर, टारगेट सेल्स के अंदर। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, आप यहाँ पे इसको हटा के, अगर आपको ये लेंदी लग रहा है तो आप इसको कट करके रिजल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला, हाई लेवल ऑफ दी ब्लड शुगर, ब्लड शुगर बहुत हाई हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर बहुत हाई हो गया, ग्लूकोज बहुत हाई हो गया, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स आने लगे, ठीक है। तो इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, क्या हमारे जो इंसुलिन था वो या तो डिक्रीज हो गया, या तो एब्सेंट हो गया, या तो यूटिलाइज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सिंपली जो सेल्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया तो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने लगा और हमें सिम्टम्स आने लगे, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। तो साइन एंड सिम्टम्स में आप देख लो, सबसे पहले आईज देखते हैं तो ब्लड विजन दिखेगा, मतलब बिल्कुल जैसे धुंधला दिखने लगा, यानी कि आई साइड आपके वीक होने लगेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में ये आई साइड वीक बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब शुगर लेवल तेज से बढ़ रहा है। जब शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज होने लगता है तो एक्चुअली शुगर क्या करता है, आपके आईज के अंदर एक रेटिना होती है जो कि आपको देखने में, आपकी इमेज को देखने में, कोई भी चीज को देखने में काम करती है, ठीक है। ये रेटिना जो होती है, ये जो रेटिना है, ये रेटिना क्या होती है कि ये, इसके ऊपर ग्लूकोज लेवल का जब इफेक्ट पड़ता है, जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसके ऊपर जब ग्लूकोज आ जाता है तो रेटिना फेल होने लगती है, मतलब वो अपना काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड विजन होने लगता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल देखोगे, जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। ये बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि आपको एग्जाम में अगर आप छोड़ दोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। पॉलीडिप्सिया, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, डिप्सिया मीन्स होता है थ्रस्ट, मतलब आपने देखा होगा डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत प्यास लगती है, ठीक है, उनको पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक। पॉलीफेजिया मीन्स भूख लगना, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, फेजिया मीन्स भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। और ये क्या है, पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, यूरिया मीन्स मतलब पी करना, यानी कि यूरिन पास करना, तो उनको बहुत ज्यादा यूरिन पास करने की नीड भी पड़ती है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। सबसे पहले होता क्या है कि जब आपके अंदर ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा हो जाता है तो ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज लेवल एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो ब्लड जब किडनी में जाता है तो किडनी सोचती है कि ये तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल आ रहा है, चलो इसको बाहर निकाल देते हैं वरना मेरी बॉडी को दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो किडनी क्या करती है कि ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाने लगती है। तो ज्यादा जब यूरिन बनाती है तो उसको वाटर की नीड होती है ना, पानी की नीड पड़ती है उसे। तो जब उसे वाटर की नीड होती है तो वो
हमारे ब्रेन को मैसेज करती है कि आई नीड वाटर, वरना मैं आपके टिश्यूज से वाटर ले लूंगी। तो ब्रेन क्या करता है, हमें क्या प्रोड्यूस कराता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस कराता है, मतलब हमें प्यास लगाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्यास लगने लगती है। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है, उतना ही किडनी से जल्दी जल्दी बाहर निकालने के लिए ट्राई करती है। जल्दी बाहर निकालने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी यूरिन बनाने के लिए ट्राई करती है। जल्दी यूरिन बनाने के चक्कर में उसे ज्यादा से ज्यादा वाटर की नीड हो जाती है। वाटर की नीड की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन को मैसेज करती है, और ब्रेन ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीने के लिए बोलता है, और आपको प्यास ज्यादा लगती है। समझ गए, यही था एक प्रोसेस। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट जिनका ब्लड शुगर ज्यादा हाई होता है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं। और ये स्पेशली आपको टाइप 1 में दिखेगा। क्यों? टाइप 1 में हमारा इंसुलिन बनता ही नहीं है ना, हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बनाता नहीं है, तो ज्यादा शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा सिम्टम्स ये वाले टाइप 1 में दिखते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि पॉलीफेजिया, बहुत भूख क्यों लगती है? तो भूख इसलिए लगती है क्योंकि डायबिटीज में आपका जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो क्या होता है कि वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करा पाते हैं। तब जब आपके सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपके सेल्स वीक होने लगेंगे, मतलब आपको वीकनेस लगने लगेगी। तो जब आपको वीकनेस लगने लगती है, तो आपका ब्रेन जो है भूख लगाने लगता है कि आप और खाना खाइए, जिससे कि आपको वीकनेस ना लगे। तो आपको ज्यादा भूख लगने लगती है। ठीक है, आई थिंक आपको पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया का तो पता ही चल गया होगा कि बार बार यूरिन पास किडनी करती है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है, तो आपको बार बार प्यास लगती है। और भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपके सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं, क्योंकि सेल्स के चैनल ही नहीं खुल रहे हैं, तो वो ग्लूकोज को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। और आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, तो आपका ब्रेन को लगता है कि और फूड चाहिए होगा एनर्जी को लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रीथ। तो ब्रीदिंग में स्मेल एसीटोन की तरह स्मेल आती है। एसीटोन स्मेल मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं? हमें ये बोल सकती हूँ कि एसीटोन की जो स्मेल होती है, वो आपके नेल पॉलिश थिनर, जो नेल पेंट आप छुड़ाते हो, वो थिनर होता है नेल पेंट का, उसकी तरह थोड़ी सी स्मेल आती है, थोड़ी सी स्प्रेड की तरह स्मेल आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जो होता है वो एसिड बढ़ जाता है, लाइक आपके ब्लड एसिड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड एसिड क्यों इंक्रीज होता है, इसका भी एक रीजन है। ब्लड एसिड इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जो ये कीटोन होता है, ये सॉरी एसीटोन होता है, इसका एक काम होता है, ये एक बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मीन्स होता है सेकेंड प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, फैट का सेकेंड प्रोडक्ट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी को देने के लिए ये एसीटोन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ रहा है, पर सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और हमें एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि हमें सेकेंड आइडिया यूज करना चाहिए। मतलब उसका बी प्लान है। बी प्लान ये है कि एसीटोन को रिलीज करो। एसीटोन हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें काम करने में हेल्प करता है। तो जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एसीटोन इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी ब्रीदिंग से उसकी स्मेल आने लगती है। समझ गए? बट ये एसीटोन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्टेपनी की तरह काम करता है। लाइक जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने एसीटोन यूज कर लिया, लेकिन हमेशा स्टेपनी से ही तो नहीं काम चला सकते, हमें मेन टायर की जरूरत पड़ती है ना। समझ गए ना? मतलब हमें मेन हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्मल चलना चाहिए। स्टेफनी तो सॉरी एसीटोन तो कभी कभी का है, और हमेशा एसीटोन काम करेगा तो हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट कैसा होगा? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। एसीटोन मीन्स एसिड बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वेट लॉस। वेट लॉस सिंपली इसलिए होगा क्योंकि जब शुगर किसी को हो जाती है, तो उनके ऊपर बहुत लिमिटेशंस हो जाती हैं। आप ये खा सकते हो, आप वो नहीं खा सकते, आपकी डाइट प्लान एकदम फिक्स हो जाती है। आपको अगर बहुत ज्यादा आप फैटी, आपको मना कर दिया जाता है, आपको जंक फूड मना कर दिया जाता है, आपको स्वीट्स मना कर दी जाती हैं, तो आप समझ जाओ वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि आपको अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ती है, नहीं कर पाते हो, आपको अपनी जो फेवरेट चीजें वो छोड़नी पड़ती हैं, दैट्स व्हाई आपका वेट डिक्रीज हो जाता है। गैस्ट्रिक फंक्शन, लाइक जीआई फंक्शन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आप जब जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसको ज्यादातर नॉजिया वॉमिटिंग फील होने लगता है। ज्यादा अगर वो जंक फूड खा ले तो उनको तुरंत नॉजिया वॉमिटिंग फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स तो पूरी बॉडी में है। ठीक है, तो सेल्स को डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है कि वो अपना अच्छे से काम कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी सेल्स यूज हो रहे हैं, उनको अच्छे से ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो वो अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट निकल रहा है कि आपने जो जंक फूड खाया है उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, और नॉजिया वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइपर वेंटिलेशन या कसमल ब्रीदिंग। ठीक है,
कसमन ब्रीदिंग होता है बहुत तेज तेज सांस लेना, ठीक। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ है, उनको भी सफिशिएंट एनर्जी तो मिलती नहीं है, तो वो अभी अपना सफिशिएंट काम भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। पॉलीयूरिया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ग्लाइसोयूरिया मीन्स होता है ग्लूकोज इन दी यूरिन। यूरिन में ग्लूकोज तब आने लगता है जब ब्लड में बहुत एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। तो यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है। किडनी जो है बहुत तेज से ग्लूकोज को, मैंने आपको बताया ना कि यूरिन में ग्लूकोज क्यों आएगा, जब किडनी बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी, ठीक है। और वो तब ऐसा करती है जब ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है, समझ गए। तो इसलिए यूरिन में ग्लूकोज आएगा। तो ये थे आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स। आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, अगर डायबिटीज में कुछ भी डाउट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पर्पस। इसके बाद जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि डायबिटीज तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन क्या मैकेनिज्म है, बॉडी क्यों नहीं वो काम कर पा रही है, या इंसुलिन क्या कर रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, कैसे काम करता है, वो आपको मेरी वीडियो में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी आप कहीं से भी देखो, पढ़ लोगे कहीं से भी, आई नो, ठीक है। अगर नॉलेज चाहिए तो आप देखो, उसे समझो कि क्यों मैं बता रही हूँ, क्या हो रहा है इसके अंदर, और इंसुलिन का रोल क्या है, या पैनक्रियास का रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है लीवर हमारे लिए। तो ये सारी चीजें आपको मेरी वीडियो में बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मेरी वीडियो को शेयर कर दो प्लीज। मुझे आपके इन सारी चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।